एक मिनट। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ है क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जूलॉजी का चैप्टर है, आपको पहले ही बोला था कि हम एक बॉटनी और एक जूलॉजी लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। पूरा बॉटनी एक साथ भी नहीं, पूरा जूलॉजी एक साथ नहीं, ताकि परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो मैं वही स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट, मुझे डाउनलोड करने दो उसका। बायोमोलिक्यूल बॉटनी ऐसा बोल नहीं सकते, बॉटनी भी नहीं है, जूलॉजी क्या बोलूँ, एक्चुअली कॉमन हो गया, दोनों में होता है। बायोमोलिक्यूल्स तो प्लांट के बारे में भी हो गया, एनिमल्स के बारे में भी हो गया। मोस्टली मेरे ख्याल से वो जूलॉजी में आता होगा शायद। बॉटनी बायोमोलिक्यूल ना, बायोमोलिक्यूल शायद बॉटनी में आता होगा आई थिंक, जिस तरह से वो चैप्टर है आई थिंक वो। एक मिनट, ये कहाँ गया होगा यार ये। एक्चुअली मेरे ख्याल से बॉटनी में आता होगा। ये जूलॉजी से रिलेटेड तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने बोला आपको? इंपॉर्टेंट सभी है, सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई स्पेशली नहीं है कि। बट हाँ, मैं अगर आपको ये बोल सकता हूँ कि सबसे बड़ा चैप्टर हमने खत्म किया है मॉर्फोलॉजी, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है। हालांकि कुछ लास्ट 2 ईयर से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे। इस साल के मैंने बायोलॉजी का पेपर देखा नहीं, पता नहीं मॉर्फोलॉजी के कितने क्वेश्चंस आए। बट इसके पहले अगर 2 साल से पहले की बात करें तो हमेशा 4-5 तो आती थे मॉर्फोलॉजी में से, 4-5 तो मिनिमम। एक बार मैंने आपको बताया था ना, कुछ ज्यादा ही आ गए थे, 16-17 क्वेश्चन आ गए थे। वो तो कुछ ज्यादा ही अलग हो गया, ऐसा नहीं होता मोस्टली। बट एक बार हुआ था, 16-17 क्वेश्चन आ गए। बट मोस्टली फिर भी उसका वेटेज रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन तो हमेशा रहता है। तो अगर आप वो पढ़ोगे ना, पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी एक्चुअली चेंज हो गया ना। अभी पहले एक्चुअली एग्जाम जो है वो सीबीएसई कंडक्ट करते थे, अभी एनटीए कंडक्ट करते हैं, एनटीए वाला एग्जाम कंडक्ट करते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, पर तो भी कुछ पेपर कुछ खास नहीं। नहीं नहीं, आप बोल रहे 10 से ज्यादा आज तक आया ही नहीं है नीट में कोई भी चैप्टर। मुझे पता है ना, आया है, मॉर्फोलॉजी आया हुआ है, मेरे पास है नहीं एक्चुअली। एक बुक था, मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो उसके पीछे ऐसे एक्चुअली ब्रैकेट में लिखा रहता है 2016-17 ऐसे कुछ तो लिखा रहता है, उसमें नोट किया था। कौन सा ईयर है वो भी याद नहीं है, आया हुआ है। कब आया वो भी पता नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, देखेंगे उसे बाद में, कब आया कब नहीं आया, उससे कोई लेना देना नहीं। पर इतना बोल सकता हूँ, मॉर्फोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो हमने खत्म किया है। अब आपको मेरी तरफ से वो खत्म हुआ है, आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत। इतना आसान चैप्टर नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बार बार रिपीटेटिवली पढ़नी पड़ती है, तब जाके याद होता है। इतने सारे एग्जाम्पल्स है ना, फाइलोटैक्सी, वेनेशन, एस्टिवेशन, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए वहां पर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट्स। तो पढ़ना पड़ेगा आपको उसको बहुत अच्छे से। चलो ठीक है, ये चैप्टर जूलॉजी से है। ऑब्वियसली इसका वेटेज बोल सकते हैं 1 या 2 क्वेश्चन, हार्डली 1 या 2, ऐसा है। कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो यहाँ से ज्यादा आता नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कभी 3 भी आ जाए, बट बहुत रेयर चांसेस है। बट 1-2 के चांसेस तो बहुत हाई है। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑब्वियसली ये चैप्टर रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी कौन सा आप पढ़ोगे
बायोलॉजी के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट में भी है, एनिमल्स में भी है। तो ये जो है ये एनिमल्स का है, ये एनिमल्स का रेस्पिरेशन चैप्टर है, एनिमल्स का रेस्पिरेशन। एक और चैप्टर आएगा रेस्पिरेशन, वो प्लांट्स वाला रेस्पिरेशन, वो प्लांट्स वाला रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, आई थिंक आप सबको पता ही होगा रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है हमारी बॉडी के जिससे क्या जनरेट होता है, एटीपी। जिससे क्या जनरेट होता है, एटीपी जनरेट होता है। ठीक है, ध्यान रखना रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम नहीं है। रेस्पिरेशन, कुछ लोग को जब रेस्पिरेशन बोला जाता है तो उनके दिमाग में आता है ब्रीदिंग, बट मैं आपको बता देता हूँ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग डिफरेंट है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन एक हमारी बॉडी का एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हमारी बॉडी एनर्जी किस फॉर्मेट में यूज करती है, एटीपी के फॉर्मेट में यूज करती है, एटीपी के फॉर्म में यूज करती है ना। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिससे एटीपी जनरेट होने वाली है। अब जनरेट कैसे होती है वो इस चैप्टर में नहीं बताया, वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में बताया कैसे जनरेट होती है। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि ब्रीदिंग में दो ही पार्ट आते हैं, दैट इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालना। दैट इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, वो ब्रीदिंग है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा आपको समझ में आएगा सब कुछ। ओके, देखते क्या होता है। एक मिनट रुको, क्या क्या दिया, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, इसमें थोड़ा फिजिक्स भी है, थोड़ा सा फिजिक्स है, हल्का सा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वापस एकदम शॉर्ट एंड स्वीट सा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी की अच्छी बात है। और इस चैप्टर में से कभी कुछ बाहर से नहीं आया, सो टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं। ओके, देखते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organisms. Oxygen is utilized by the organism indirectly. Oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to derive energy to perform various activities. यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, एज यू हैव रेड अर्लियर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक चैप्टर रेस्पिरेशन, हमने वो पढ़ा नहीं अभी तक। ठीक है, उसमें हमें पता चलेगा कि कैसे ये मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं और कैसे उससे एनर्जी जनरेट होती है, वो सब आप प्लांट वाले चैप्टर रेस्पिरेशन उसमें पढ़ोगे। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो कि ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्रेक होता है। ठीक है, ग्लूकोज तक पहुंचाना जो मतलब हम नॉर्मली खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, राइट। उस कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल में कन्वर्ट करना वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। प्रोटीन खाते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। फैट खाते हैं, फैट को भी फैटी एसिड में कन्वर्ट करना, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। बट अभी डाइजेस्टिव सिस्टम ने यहाँ तक ब्रेक करके दे दिया, अब उससे एनर्जी निकालना, उससे एनर्जी निकालना ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स ब्रेक होते हैं, ब्रेक होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हो सकता है डायरेक्टली भी हो सकता है इनडायरेक्टली भी हो, ब्रेक होते हैं। और जब ये ब्रेक होते हैं ना तो उससे एनर्जी लिबरेट होती है। ठीक है, उससे एक एनर्जी लिबरेट होती है, और वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में एटीपी बनाने के लिए काम आता है। एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर दो चीजें पड़ी हुई है, हमेशा ध्यान रखना, हालांकि मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। एडीपी प्लस आईपी हमारी बॉडी में ये हमेशा रहते हैं। एडीपी का मतलब है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, मेरी बातें ध्यान से सुनना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। आईपी का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो क्या होता है ना, इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक एनर्जी चाहिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक एनर्जी चाहिए। ठीक है, और वो एनर्जी कैसे वो एनर्जी कहाँ से आती है, हमारी बॉडी क्या करती है, हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, उसकी वजह से क्या होने वाला है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ग्लूकोज में ब्रेक करेगा, और वो ग्लूकोज बाद में वो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक होता है, और वो ब्रेक जब होता है तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी इन दोनों को जोड़ती है, वो एनर्जी इन दोनों को जोड़ती है, और जोड़ने की वजह से बनता है एटीपी, जोड़ने की वजह से बनता है एटीपी। जब आप काम करते हो वापस, जब आप वापस काम करते हो, कोई कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो ये एटीपी वापस ब्रेक हो जाता है इनटू एडीपी प्लस आईपी। जब आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो ये एटीपी ब्रेक हो जाता है इनटू एडीपी प्लस आईपी, वापस एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी रिलीज होने की वजह से आप काम कर पाते हो। तो ये बॉडी में होते रहता है, एडीपी प्लस आईपी, एटीपी, एटीपी वापस एडीपी प्लस आईपी, ऐसे करके इसको बोलते हैं एटीपी साइकिल।
दैट इज नोन एज एटीपी साइकिल। हालांकि ये बुक में नहीं है बट मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको। इस तरह से सब कुछ होता है। एटीपी बनता है, टूटता है, बनता है, ब्रेक होता है, बनता है, ब्रेक होता है, ऐसे होते रहता है। हम खाना खाते हैं, वापस एटीपी बनता है, हम वापस काम करते हैं, वापस एटीपी ब्रेक होकर एडीपी प्लस आईपी बन जाता है। इस तरह से होते ही रहता है। दैट इज नोन एज एटीपी साइकिल। इसको एटीपी साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबाउ कैटाबॉलिक रिएक्शन। देखो नाम क्या दिया है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक क्या होता है बताओ? कैटाबॉलिक का मतलब, कैटाबॉलिक का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये परफेक्ट डेफिनेशन। ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स या ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। लार्ज वर्ड यूज करना ठीक नहीं है बट ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज है, उसका ब्रेक होना, ग्लूकोज का ब्रेक होना, अमाइनो एसिड का ब्रेक होना, फैटी एसिड का ब्रेक होना, तो ये ब्रेक डाउन होता है, दैट इज नोन एज कैटाबॉलिक। और अगर कुछ चीजें ब्रेक डाउन, कुछ चीजें छोटी मोटी, छोटी सी चीजें उनका जुड़ जाना, दैट इज नोन एज एनाबॉलिक। दैट इज नोन एज एनाबॉलिक। तो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक। फोटोसिंथेसिस इज, जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्लांट परफॉर्म करता है, प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा बाहर से, पानी हम जो देते हैं वो लेगा, और उन दोनों को जोड़ेगा और बनाएगा ग्लूकोज। तो वो क्या करता है, छोटे मॉलिक्यूल से, कार्बन डाइऑक्साइड छोटा मॉलिक्यूल है, 1 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उसको जोड़ेगा और ग्लूकोज बना देगा। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस हमेशा भूलना मत कभी, फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक व्हाइल रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज ब्रेक होता है और उससे वापस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जबकि हमें पता है कि ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और वो ब्रेक होगा किसमें, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऑब्वियसली बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, दैट इज नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो नेचर का यही तो लॉ है, हम वापस कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं, प्लांट इसको यूटिलाइज करता है, वापस ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज हम खाते हैं, उससे वापस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो प्लांट लेता है। तो ये साइकिल मेंटेन्ड है, साइकिल मेंटेन्ड है। ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक्चुअली प्लांट्स हमारे पे डिपेंडेंट है, हम उन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इस मामले में कोई इंडिपेंडेंट कभी नहीं बन सकता लाइफ में। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल सब्सटेंस इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। अभी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने वाला है, और सबने पढ़ा है बचपन से कि जब कभी भी रेस्पिरेशन का रिएक्शन देखते तो कैसा होता है, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 ATP। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज हुआ, उस कार्बन डाइऑक्साइड हम, हमारी बॉडी उसको स्टोर नहीं कर सकती, हमारी बॉडी उसको स्टोर नहीं कर सकती, उसको बाहर फेंकना जरूरी है। वो कौन बाहर फेंकेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। So it is therefore evident that oxygen has to be continuously, it is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells, and carbon dioxide produced by the cell have to be released out. Obviously हमारे बॉडी को कंटिन्यूस ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हमारे हर बॉडी के हर एक सेल को कंटिन्यूस ऑक्सीजन की जरूरत है। और हमारी बॉडी को एक और जरूरत है, दैट इज कि जो सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया उसको बाहर निकालना भी जरूरी है। और ये दोनों काम रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, ये दोनों काम रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, है ना। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। दिस इज ब्रीदिंग। क्योंकि ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन, आप जब सांस अंदर ले रहे हो इंस्पिरेशन, तो आप ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, जब आप एक्सपायर कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, तो दिस इज ब्रीदिंग। दिस इज नॉट अ रेस्पिरेशन, दिस इज ब्रीदिंग। बट आपको पता है कि वो जो ऑक्सीजन आपने अंदर लिया, जो आपने इंस्पायरेशन के साथ ऑक्सीजन अंदर लिया, वही ऑक्सीजन यूज होता है फॉर द, वही ऑक्सीजन यूज होता है किसको ब्रेक करने के लिए? ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। और ग्लूकोज ब्रेक होगा तब तो एनर्जी रिलीज होगी। इसीलिए बोला जाता है कि रेस्पिरेशन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो ब्रीदिंग पे डिपेंडेंट है। इसीलिए बोल सकते हैं हम कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज नॉट सेम। ठीक है, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर, ये सबको पता है स्कूल से। कॉमनली नोन एज, देखो यहाँ पे लिखा है कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, हालांकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
ने भले ही लिखा है कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, बट मैं आपको अगेन वापस बोल रहा हूँ, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग चीज। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। प्लेस योर हैंड ऑन द चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, ऑब्वियसली अप एंड डाउन, you know that it is due to breathing. ये breathing की वजह से। How do we breathe? The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following section of this chapter. बहुत इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर में, बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा, कैसे एक्चुअली इंस्पायरेशन होता है, कैसे एक्सपायरेशन होता है, कैसे ऑक्सीजन सेल तक पहुंचेगा, कैसे सेल उसको यूटिलाइज करेगा, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने वाला है, सब कुछ इस चैप्टर में। ठीक है, इतना समझ में आया? प्लीज अगर आपको कोई बोले कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम है, नहीं सेम नहीं है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर? ओके, आगे आगे जैसे जैसे आगे जाओगे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, बहुत सारी आपके लिए न्यू है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में आइडिया होनी चाहिए कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है और किस सीक्वेंस में अरेंज है। देखते हैं क्या है। इन लोग लोअर एनिमल्स से स्टार्ट करने वाले हैं और फिर आगे जाके हायर एनिमल्स में चलेंगे। ठीक है, तो लोअर एनिमल्स में क्या क्या है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी among different group of animals depending on their habitat, obviously depending on their habitat। हम बाहर रह रहे हैं, बाहर का मतलब है पानी के अंदर नहीं रहते हम, बाहर है, जमीन पर है, तो हमारा हैबिटेट लैंड है। जबकि फिशेस है ना, कुछ एक्वाटिक एनिमल्स है, उनका हैबिटेट वाटर है, तो उनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी अलग है। उनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन गिल्स है, हमारा मोड ऑफ रेस्पिरेशन लंग्स है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो हैबिटेट पे डिपेंड कर रही है, वो हैबिटेट पे डिपेंड करती है। दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करती है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा आपने। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। इनफैक्ट मैंने ही पढ़ाया ये चैप्टर आप लोग 10th स्टैंडर्ड, है ना। क्लियर है? ठीक है, तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। अगर सोचो किसी एनिमल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल है, तो अगर टिश्यू लेवल है, ऑब्वियसली अगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके पास गिल्स कैसे हो सकता है? अरे गिल्स इज एन ऑर्गन, गिल एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है, तो उसका अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही टिश्यू है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही टिश्यू, तो उसमें गिल्स कैसे हो सकते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना, एनसीईआरटी की हर एक लाइन का इंपॉर्टेंस है, तो ये लाइन का भी इंपॉर्टेंस है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस, आपको पता है स्पॉन्जेस इज अ पार्ट ऑफ पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा exchange oxygen with carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface। उनकी बॉडी सरफेस से वो लोग डिफ्यूजन कर सकते हैं। मतलब क्या कि उनकी जो बॉडी है, समझो ये उनकी बॉडी है, ये उनकी बॉडी है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ सिंपल ऐसे ही हाइपोथेटिकली, ये उनकी बॉडी है। उनकी बॉडी जो है वो इस तरह से डिजाइन हुई है कि उनके अंदर पूरी बॉडी के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जा सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सकता है। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, कोई ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है। कहाँ से होगा ऑर्गन? उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहाँ से गिल्स और ये सब होगा? तो उनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन होता है ओवर द एंटायर बॉडी सर्फेस। ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है, अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल मींस उनके ऊपर की स्किन, आप ऐसा बोल सकते हो कि अर्थवर्म की जो बॉडी की स्किन होती है उसको क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यों है? उसके सरफेस पे पानी होता है, पानी के अंदर क्या होता है एक्चुअली, एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन होता है, पानी होने की वजह से वो आसानी से ऑक्सीजन को ले सकता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट्स के पास क्या, इंसेक्ट्स के पास क्या होता है वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, उनके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स, तो हम बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स। तो इंसेक्ट्स के पास होता है ट्रेकियल ट्यूब्स। इंसेक्ट्स किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। इंसेक्ट्स किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में, है ना। तो उनके पास ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, तो ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ये सब ट्रेकियल ट्यूब्स की मदद से होता है।
इंसेक्ट्स के अंदर। अर्थवर्म के अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल की वजह से होता है ना। स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, इनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन की वजह से होता है। ठीक है, फिर ये क्या लिखा है, हर एक लाइन का कितना मतलब है। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, स्पेशल अलग है इसलिए स्पेशल। हाईली सप्लाइड विद द ब्लड, हाईली सप्लाइड, याद रखना बायोलॉजी में जहां पर भी हाईली वैस्कुलर लिखा हुआ है, अगर वो एनिमल चैप्टर पढ़ रहे हो तो हाईली वैस्कुलर का मतलब वहां ब्लड ही होने वाला है, वहां ब्लड ही होगा। प्लांट की बात करें तो वहां पर वैस्कुलर का मतलब होता है पानी, वहां पर वैस्कुलर का मतलब होता है पानी, हाईली वैस्कुलर का मतलब। ठीक है, तो स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल गिल्स, इसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, जो गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं उसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ देयर एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, एक्वाटिक मेंशन, हां मेंशनड है एक्वाटिक, पानी में रहेंगे तो ऑब्वियसली गिल्स होने वाला। एंड मोलस्क, whereas vascularized bags called lungs, इसको हम बोलते हैं pulmonary respiration, are used by the terrestrial form, terrestrial means जो जमीन पर रहता है, for the exchange of gases। क्लियर है, तो याद रखना वो रेस्पिरेशन जो गिल्स की मदद से होता है दैट इज नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, और वो रेस्पिरेशन जो लंग्स की मदद से होता है दैट इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एक और बता दो, वो रेस्पिरेशन जो स्किन की मदद से होता है दैट इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और ये फ्रॉग कर सकता है। फ्रॉग जो है वो अपनी स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता है, एंड दैट इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। समझ में आया? इनफैक्ट नीचे लिखा है शायद, हाँ लिखा है एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसके बाद देखो क्या लिखा, अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स, अब बात आ रही है वर्टिब्रेट्स की। अब तक जो बात आ रही थी वो सबकी इनवर्टिब्रेट्स की बात आ रही थी, इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रही थी ना, ये सब पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, मोलस्क, प्लैटीहेलमिंथस, है ना, एस्केलमिंथस, आर्थ्रोपोड, ये सब इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स की, अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूजेस गिल्स, whereas amphibian, reptile, birds and mammal respire through lungs, respire through lungs. Amphibian like frog can respire through moist skin, that is cutaneous respiration. समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? स्ट्रेट फॉरवर्ड है कुछ, अब तक तो कुछ एक्चुअली आया नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस पर कितनी बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन किससे रेस्पिरेशन करता है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना। आपको याद रखना है कि इंसेक्ट्स ब्रेकियल ट्यूब्स की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। से स्पॉन्जेस, फिर सिलेंडरेट प्लेटफॉर्म्स, वो सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस। अर्थवर्म जो है वो मॉइस्ट क्यूटिकल की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं। गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं, दैट इज नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। लंग्स की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। स्किन की मदद से रेस्पिरेशन, दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, कुछ खास आया नहीं बता। आई थिंक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगले क्लास में पढ़ेंगे तो बेटर है, बिकॉज यहाँ मैं बीच में इसको रोक के भी नहीं रख सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और इंटरेस्टिंग है, यहाँ से इंटरेस्ट चालू होने वाला है एक्चुअली। ठीक है, तो हम अगले क्लास में मिलते हैं, बेटर है। आप भी थक गए होंगे बिकॉज दो दो लेक्चर हुआ आपके। केमिस्ट्री वाले तो अच्छा है, लोग तो नहीं चलेगा, वो तो टेंशन है। तो हम अगले क्लास में मिलते हैं। इंपॉर्टेंटली मैंने जो आप लोगों को वो क्लासिफिकेशन वाला चार्ट बनाने बताया है, वो कोई अच्छा सा कोई बना के प्लीज मुझे सेंड कर देना। ठीक है, भेजो, जितने लोग भी भेज सकते भेजो, जो मुझे परफेक्ट लगा, परफेक्ट मतलब जो शेयर करने लायक है, मैं ग्रुप पे शेयर कर लूँगा, सबके काम आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय।
ओके।